Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Let's start our lecture with reading. रीडिंग बेसिकली वीएन में ही लाया करता है। वीएन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में स्टडी किया है। तो आज देखते हैं हम लोग कि ह्यूमन टेक्स्ट को रीड कैसे करता है, कौन से केसेस होते हैं जिसमें टेक्स्ट रीड करते हुए ह्यूमन को डिफिकल्टीज होती हैं, कौन से केसेस होते हैं जिनमें ह्यूमन टेक्स्ट को इजीली रीड कर सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ह्यूमन टेक्स्ट को रीड कैसे करता है। जैसे हमारे सामने ये एक फाइल ओपन है और यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हमारी आईज का क्या बिहेवियर होता है व्हेन वी रीडिंग अ टेक्स्ट, कि हमारी आई बॉल्स जो होती हैं लेफ्ट टू राइट मूव करती हैं। हम खुद मूवमेंट नहीं कर रहे होते, आई बॉल्स मूवमेंट कर रहे होते हैं। रीडिंग में हमारे पास सेवरल स्टेजेस आते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज आता है हमारा विजुअल पैटर्न परसीव। ओके, इसका क्या मतलब है कि हम देखते हैं कि ये चीज क्या लिखी हुई है। ओके, दैट इज विजुअल पैटर्न परसीव। सेकेंड स्टेज हमारे पास आता है डिकोड विथ रेफरेंस टू एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज, कि हम डिकोड करते हैं। डिकोड का क्या मतलब है कि जो पैटर्न हमने फर्स्ट स्टेप में प्रिसीव किया है उसका हमारी लैंग्वेज में क्या मतलब है, दैट इज डिकोड, कि उसका हमारी लैंग्वेज में क्या मतलब है। फिर हम देखते हैं लैंग्वेज प्रोसेसिंग इंक्लूड सिंटैटिक, कि इसका सिंटैक्स ठीक है कि नहीं, ग्रामेटिकली मतलब कि ये ठीक लिखी हुई है चीज कि नहीं। ओके, देन सिमेंटिक, कि इसका मतलब क्या बनता है। और या फिर हम लोग क्या करते हैं कि टेक्स्ट को पैराग्राफ या सेंटेंस के लिहाज से देख रहे होते हैं। तो ये जितने भी केसेस होते हैं ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, विजुअल पैटर्न से। स्टेजेस देखने के बाद अब बात करते हैं कि आईज का बिहेवियर क्या होता है रीडिंग के टाइम। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि ह्यूमन रीड कैसे करता है, ह्यूमन आई बॉल्स जो हैं वो मूवमेंट कर रहे होते हैं लेफ्ट टू राइट। तो आई मूवमेंट के लिए एक वर्ड यूज होता है, दैट इज स्कॉर्ड। ओके, अब रीडिंग में दो चीजें आती हैं, दो फैक्टर्स आप कह सकते हैं। वन इज स्कॉर्ड एंड सेकंड इज फिक्सेशन। स्कॉर्ड का तो हमें क्लियर है, आई बॉल्स की मूवमेंट को स्कॉर्ड कहते हैं। फिक्सेशन क्या है कि जब हम कोई चीज देखते हैं, देखने के बाद बैक एंड पे प्रोसेसिंग हो रही होती है उस चीज को, उस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की, तो वो जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसे फिक्सेशन कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोट करूंगा कि जब हम अपनी आई साइट चेक करवाने जाते हैं तो वहां पे जब भी हमें नंबर अलॉट किया जाता है तो उससे पहले एक टेस्ट होता है हमारी आईज का। टेस्ट किस तरह होता है कि हमें मिरर में एक क्या किया जाता है, वर्ड्स का एक बॉक्स दिखाया जाता है, उसमें और भी डिफरेंट चीजें होती हैं, लेकिन वर्ड्स वाले बॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो जब हमारे सामने आता है तो हमें कहा जाता है कि आप इसे रिकॉग्नाइज करें, कौन सी लाइन आप क्लियर पढ़ सकते हैं, कौन सी लाइन आप क्लियर नहीं पढ़ सकते। तो जहां पे हम लाइन क्लियर नहीं पढ़ सकते, जहां पे हमारी फिक्सेशन खराब होती है, वर्ड्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, उस रो में डॉक्टर फिर रिसर्च करता है कि इसका नंबर क्या बन रहा है। ठीक है, तो फिक्सेशन क्या है, चीजों को रिकॉग्नाइज करना, टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करना, वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना। क्लियर है। 94% परसेप्शन जो है ड्यूरिंग फिक्सेशन अक्कर होती है। अब परसेप्शन क्या है, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग इसे स्टडी कर चुके हैं। सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें हमारे 5 सेंसेस आते हैं। अब रीडिंग में एक फैक्टर और आता है जिसे हम कहते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन भी रीडिंग को इफेक्ट कर रही होती है। किस तरह, पहले देखते हैं रिग्रेशन होता क्या है। रिग्रेशन बेसिकली आईज हमारी मूव कर रही होती हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड।
कि जब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड होता है तो हमारी आइज का बिहेवियर किस तरह का होता है वो बात की जा रही है कि आइज मूव करती हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। ओके, तो ये जो रिग्रेशन है डिपेंड करती है टेक्स्ट की कॉम्प्लेक्सिटी पे, कि एक ऐसा वर्ड जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है रीड करने में, वहां पे रिग्रेशन अप्लाई हो रहा होता है। सही है। अब एक चीज और जो रीडिंग को इफेक्ट कर रही है वो है स्पीड, कि हम किस स्पीड से टेक्स्ट को रीड करते हैं। तो ह्यूमन की एवरेज रीडिंग स्पीड क्या है? 250 वर्ड्स पर मिनट। यहाँ पे एक कंसेप्ट और है, वर्ड शेप। वर्ड शेप भी रीडिंग में बहुत मेन रोल प्ले करता है। जब भी आप रीडिंग प्रोसेस में इंटर होते हैं तो ये जो हमने प्रोसेस स्टडी किया ये तो बाद में होगा। सबसे पहले हम शेप देखते हैं वर्ड की, कि वर्ड की शेप क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल कोड करता हूँ, आपको क्लियर समझ आ जाएगी। वर्ड शेप को किस तरह हम पहले कंसीडर करते हैं कि एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको नहीं आती, चाइनीज़ आपको नहीं आती, तो आपके सामने चाइनीज़ लिखी हो, आपने तो सबसे पहले क्या करना है कि उसकी शेप को रिकॉग्नाइज किया कि ये कौन सी शेप है। अब वो चीज़ आपको अंडरस्टैंडेबल नहीं है, आप उसे अंडरस्टैंड नहीं करते। ठीक है, जब आप उसे अंडरस्टैंड ही नहीं करते तो ये जो प्रोसेस है ये नहीं होगा, ये फेल हो जाएगा। ठीक है, अपर केस लोअर केसेस देख लें। लोअर केसेस में ह्यूमन इजीली हर चीज़ को रीड कर लेता है, जबकि अपर केसेस में टेक्स्ट को रीड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बेशक आप अप्लाई करके देख लीजिएगा। तो ह्यूमन स्पीड देखने के बाद कि ह्यूमन कितनी स्पीड के साथ वर्ड्स को रीड कर सकता है, तो बहुत से एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सी रिसर्च के बाद कुछ फॉन्ट साइज जो हैं वो स्टैंडर्ड किए गए हैं, जैसे कि 9 to 12 फॉन्ट साइज। ठीक है, लाइन लेंथ 2.3 से 5.2 इंचेस के दरमियान हो तो हम उसे इजीली रीड कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल लीजिबल, इसका मतलब यही है कि हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो हमारी रीडिंग जो है स्लो होती है। इसकी रीज़न क्या है कि हमारी रीडिंग जो है कंप्यूटर स्क्रीन पे स्लो होती है? बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जिसमें लॉन्गर लाइन लेंथ, फ्यूअर वर्ड्स टू अ पेज, ओरिएंटेशन एंड द फेमिलियरिटी ऑफ द मीडियम ऑफ द पेज। इसके बाद रीडिंग को हम और क्लियर कर सकते हैं बाय कंट्रास्ट। दो तरह के कंट्रास्ट होते हैं, नेगेटिव कंट्रास्ट एंड पॉजिटिव कंट्रास्ट। नेगेटिव कंट्रास्ट क्या होता है? प्लेस डार्क कैरेक्टर्स ऑन लाइट स्क्रीन। पॉजिटिव कंट्रास्ट इसी का ऑपोजिट है, लाइट कलर्स अगेंस्ट डार्क स्क्रीन। और नेगेटिव कंट्रास्ट को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं फॉर इम्प्रूविंग रीडिंग। यहाँ पे फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स की बात हो रही है कि आपने किस तरह का कलर किस केस में डार्क के साथ लाइट रखना है और लाइट के साथ डार्क रखना है। डार्क के साथ डार्क रखेंगे तो रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम होगा। अब जैसे कि आप देखें कि यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड है और इसके ऊपर जो कलर है, जो टेक्स्ट है, वो डार्क कलर का है। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट सेकंड सेंस ऑफ ह्यूमन, दैट इज हियरिंग। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हियरिंग को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं विद एन एग्जाम्पल। हियरिंग बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें आती हैं? डिस्टेंस आ जाता है, डायरेक्शन आती है और ऑब्जेक्ट आता है। डिस्टेंस मीन कि आवाज़ कितने दूर से आ रही है। ठीक है, डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन से आवाज़ आ रही है, और ऑब्जेक्ट मीन किस चीज़ की आवाज़ है। हियरिंग में हम ये चीज़ें रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर
एग्जाम्पल यहाँ पे कोड करें, हम अंधेरे में हैं और वहाँ पे हमारा वीएन काम नहीं करता, हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, और वहाँ पे अगर एक साउंड प्रोड्यूस होता है तो हम क्या देखते हैं सबसे पहले कि कितने दूर से आवाज़ आई है, ठीक है, डिस्टेंस, डायरेक्शन, कौन सी साइड से आवाज़ आ रही है और किस चीज़ की आवाज़ है, फिर हम उसी साइड मूव करते हैं। यही होता है ना। अब अंडरस्टैंड करते हैं ह्यूमन ईयर को। यह हमारे सामने ह्यूमन ईयर की फिगर है। ह्यूमन ईयर के 3 सेक्शंस होते हैं। आउटर ईयर, जो हिस्सा हमें नज़र आ रहा होता है, ठीक है। देन मिडल ईयर, ये चीज़ जो है, ठीक है, इसे मिडल ईयर कहते हैं। देन इनर ईयर, इसे इनर ईयर कहते हैं। 1 बाय 1 तीनों की वर्किंग देखते हैं। आउटर ईयर, विजिबल पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फिना, ठीक है, जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है, जो हमारे हेड के साथ अटैच होती है। और सेकंड इज ऑडिटरी, एक्सटर्नल ऑडिटरी, और यहाँ से साउंड्स पास होता है मिडल ईयर की तरफ, ठीक है। आउटर ईयर के 2 काम होते हैं। फर्स्ट वन इज ये साउंड को एम्पलीफायर करता है, और सेकंड काम क्या करता है कि ये इनर ईयर को प्रोटेक्ट करता है। ओके, अब बात करते हैं मिडल ईयर की। मिडल ईयर क्या करता है? ये सिर्फ एक ही काम करता है। क्या करता है कि जो साउंड वेव्स हमें रिसीव होती हैं, ठीक है, जो साउंड वेव्स हमें रिसीव होती हैं उनको इनर ईयर में वाइब्रेशन कन्वर्ट करके पहुंचाता है, ठीक है, क्लियर है। थर्ड वन इज इनर ईयर। तो इनर ईयर क्या करता है? इनर ईयर में केमिकल ट्रांसमीटर होते हैं जो दिमाग को ये बता रहे होते हैं कि ये साउंड किस ऑब्जेक्ट का है, या फिर क्या करता है कि साउंड की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ऑडिटरी नर्व के थ्रू दिमाग की तरफ जा रही होती है। सही है। हैं साउंड कैरेक्टरिस्टिक्स की 3 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं साउंड की, जिसमें फर्स्ट वन इज पिच, लाउडनेस एंड टिम्बर। पिच क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। लाउडनेस इज एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, के साउंड का एम्पलीट्यूड क्या है। एंड टिम्बर इज साउंड की क्वालिटी क्या है, उसकी टाइप क्या है। साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स में एक नॉर्मल ह्यूमन जो है वो 20 हर्ट्ज टू 15 किलो हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। और ह्यूमन का जो साउंड सिस्टम है उसे अल्लाह पाक ने कुछ इस तरह बनाया है कि इसमें फिल्टरिंग भी हो रही होती है, साउंड की फिल्टरिंग हो रही होती है। किस तरह से फिल्टरिंग हो रही होती है कि एग्जाम्पल कोड करता हूं यहाँ पे एक, कि आप एक रूम में खड़े हैं जहां बहुत ज़्यादा नॉइस है, ठीक है, और वहां पे आप एक सिंगल साउंड को प्रिसीव कर सकते हैं। वो सिंगल साउंड क्या है? किसी ने आपको आवाज़ दी, ठीक है, और आप क्या करेंगे कि रूम में जितनी भी नॉइस है, जितनी भी आवाज़ें हैं, जितना भी साउंड है, उसे आप इग्नोर करेंगे और सिर्फ एक उस आवाज़ की तरफ अपनी सारी कंसंट्रेशन कर देंगे और सिर्फ उसी आवाज़ को लिसन करेंगे, ठीक है। ये होता है साउंड फिल्टरिंग। साउंड कंप्यूटर में यूज़ हो रहा है, जब आपका सिस्टम बूट करता है तब साउंड यूज़ होता है, जब आपकी क्या नाम है सिस्टम में कोई एरर आता है, कोई इवेंट जनरेट होता है, तब साउंड यूज़ होता है। बहुत सी जगहों पे साउंड यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन साउंड जो है वो इतना ज़्यादा भी यूज़ नहीं होता, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं हो रहा। साउंड ज़्यादातर किधर यूज़ हो रहा है? आपके हैंड्स फ्री, ठीक है, वहाँ पे आप देखें कि आपने जब मोबाइल के साथ हैंड्स फ्री लगाए होते हैं और आप वॉल्यूम फुल कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि आपकी डिवाइस, आपकी मशीन और आपके ईयर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप साउंड्स हैंड्स फ्री प्लग करके साउंड को हाई करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे एक खास लिमिट के बाद आपको एक मैसेज शो होगा आपके मोबाइल पे कि अगर आप इससे ज़्यादा साउंड रेंज को इंक्रीज़ करेंगे तो आपके ईयर डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि ये जो हार्डवेयर है हमने इस तरह का बनाना है कि
ह्यूमन का ईयर सिस्टम डैमेज ना हो। ठीक है, हमने साथ में कुछ अलर्ट्स रखनी होती हैं, उसके लिए हमें रेंज पता होनी चाहिए कि कौन सी रेंज के बाद हमने ये मैसेज देना है। ओके, अब बात करते हैं टच। टच को बेसिकली हैप्टिक परसेप्शन भी कहते हैं, और जब टच की बात हो रही होती है तो उस टाइम डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स काम कर रहे होते हैं जो किसी भी टाइप ऑफ सेंस को फील कर सकते हैं। ये रिसेप्टर्स ऑल टाइम एक्टिव होते हैं। जब भी हमारी बॉडी के साथ कोई भी चीज़ टच होती है तो हमें फील हो जाता है कि कोई चीज़ हमारी बॉडी के साथ टच हुई है। 3 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स इज थर्मोरिसेप्टर्स। थर्मोरिसेप्टर्स क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड टू हीट एंड कोल्ड। ये किसी भी ठंडी या गर्म चीज़ को डिटेक्ट करते हैं। सेकंड इज नोसिरिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो पेन को डिटेक्ट करते हैं। ओके, लाइक हमारी फिंगर में कोई पिन चुभ गया है तो हमें जो पेन फील होगा वो कौन से रिसेप्टर्स होंगे जो डिटेक्ट करेंगे? दैट इज नोसिसेप्टर्स। थर्ड इज मैग्नेटोरिसेप्टर्स जो प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। प्रेशर 2 तरह से हो सकता है, इंस्टेंस भी और कंटिन्यूस भी। ठीक है, इंस्टेंस में क्या होता है कि अचानक से कोई प्रेशर हम पे आ जाता है, और कंटिन्यूस पे क्या होता है कि कोई चीज़ हमें कंटिन्यूसली फील हो रही होती है। दैट्स द एंड ऑफ आवर लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।